Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School 12th standard psychology. Chapter is going on psychological disorders. In the last video we studied many factors underlying psychological behavior, and those factors were biological, genetic and psychological factors. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने स्टडी किए थे कि कुछ मॉडल्स होते हैं, साइकोडायनामिक मॉडल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, existential, socio-cultural and all, which help us in understanding the normal and abnormal behavior of the people and which help us in treating the people as well. So let's start with psychodynamic model. Psychodynamic model was introduced by Sigmund Freud and it is same as psychoanalysis, which we have done in the self and personality second chapter. According to this model, ये कहते हैं कि behavior नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, बिहेवियर इज़ ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय द साइकोलॉजिकल इंटरनल फोर्सेस. हर पर्सन के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इंटरनल फोर्सेस होते हैं, उनके बैलेंस और उनके इम्बैलेंस से बिहेवियर नॉर्मल या एबनॉर्मल डिसाइड होता है. एंड दीज ऑल इंटरनल फोर्सेज आर डायनामिक. हमारे अंदर किस तरह के फोर्सेस होते हैं, लेट्स सी. वन इज़ इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर्स एंड इम्पल्स, जो होते हैं ना कि बिल्कुल इम्पल्स इमोशंस से कंट्रोल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इड. सेकेंड होता है रैशनल थिंकिंग, दैट इज़ ईगो. एक होते हैं हमारे मोरल स्टैंडर्ड, सुपर ईगो. एंड इन माई लास्ट वीडियोज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो. कि इड जो होता है वो एक चाइल्ड की तरह होता है, वो बहुत डिमांडिंग होता है कि उसको कुछ भी अच्छा लगा तो वो उसे चाहिए. एंड फिर क्या होता है कि हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड है विच इज़ अ सुपर ईगो, वो इड को स्टॉप करती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए और उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए. एंड देन ईगो वर्क्स विद द रैशनल थिंकिंग. ईगो इड की हेल्प करने की ट्राई करता है बिना सुपर ईगो को हर्ट किए, कि कुछ गलत भी नहीं करें और एक सही तरीका ऐसा अडॉप्ट किया जाए कि इड की डिमांड पूरी हो जाए. तो ये तीनों इड, ईगो एंड सुपर ईगो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं. और जिस पर्सन में इड इंक्रीज्ड लेवल पे होगा वो पर्सन बहुत डोमिनेंट, वॉयलेंट होता है, चाइल्डिश होता है, उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है. जिस पर्सन में सुपर ईगो ज़्यादा होती है ऐसे पर्सन ओवर थिंकिंग होते हैं, स्केयर्ड रहते हैं, डर डर के काम करते हैं. और जिस पर्सन में ईगो लाइक हाई लेवल पे होता है ऐसे पर्सन बहुत बैलेंस्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. और अगर इन तीनों फोर्सेस के अंदर बैलेंस बहुत अच्छा है देन इट कॉजेस नॉर्मल बिहेवियर. बट इफ़ देयर इज़ इम्बैलेंस और कन्फ्लिक्ट अमंग दीज थ्री तो कॉज बनता है हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर का. एंड सिगमंड फ्रॉइड ने कहा एबनॉर्मेलिटी इज़ लिंक्ड विद चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर. सिगमंड ने कहा कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालते हैं. एंड जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और कई बार हम कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, तो वो डिज़ायर्स भी हमारे बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी कॉज करती हैं. तो पहले हम अनकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस. जनरली इट इज़ सेड दैट माइंड हैज़ थ्री पार्ट्स, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड वो होता है आपका जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक ऑल द टाइम रेडी रहती है. फॉर एग्जांपल आपसे कोई नेम पूछेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ता, इट इज़ ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ योर माइंड. फैमिली के बारे में पूछेगा वो भी आपके माइंड में ऑल द टाइम टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहता है, एंड योर जॉब एंड ऑल द थिंग. प्री कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एड्रेस है. अब आपसे कोई एड्रेस पूछेगा तो आप एकदम से नहीं बोलेंगे, यू विल थिंक ओवर इट फॉर 1 or 2 seconds एंड फ़ोन नंबर भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, देन यू विल टेल दैट. लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट होते हैं दैट कैन बी गुड एंड दैट कैन बी बैड, तो वो एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं. और साइकोलॉजिस्ट कैसे इस अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, दे यूज़ दिस टेक्निक फ्री एसोसिएशन. हमने सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर में ये टेक्निक स्टडी किया था, यू कैन सी दैट वीडियो अगेन. तो इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ एसोसिएट करते हैं फ्रीली. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक द पेशेंट कंफर्टेबल विद देम एंड देन वो पेशेंट से कुछ बातें ऐसी पूछते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे कंडक्ट कराते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या हिडन है, कोई फीलिंग है, कोई उसके माइंड में फियर है या कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो इस टेक्निक के थ्रू उसे बाहर निकालने की ट्राई करते हैं. और एक बार अगर उन्हें
अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू पेशेंट की प्रॉब्लम पता में चल गई तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोडायनामिक मॉडल. साइकोलॉजिकल मॉडल्स में सेकेंड मॉडल है बिहेवियरल मॉडल. इस मॉडल के अकॉर्डिंग बिहेवियर चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दिस मॉडल सेज दैट एवरी बिहेवियर इज़ लर्नड. हम हर बिहेवियर को सीखते हैं. एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो होते हैं रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल एडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग. जो बिहेवियर का मैल एडेप्टिव वे है, रॉन्ग वे है, हम उसको कहीं ना कहीं से सीखते हैं. देन इट कम्स इन आवर बिहेवियर. लेट्स सी. बिहेवियरल मॉडल में ये कहा गया कि फोकस ऑन मैल एडेप्टिव वेज ऑफ लर्निंग, कि हम कुछ गलत चीज़ों को सीख लेते हैं. बिहेवियरल मॉडल सेज कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आप अच्छा बिहेवियर सीख भी सकते हैं और आप रॉन्ग बिहेवियर को भूल भी सकते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग, आई एम रिमाइंडिंग, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा. पैवलोव का एक एक्सपेरिमेंट था कॉज एंड इफ़ेक्ट का, जिसमें उन्होंने एक डॉग को पहले बेल बजाई एंड देन फूड उसके सामने प्रेजेंट किया, तो डॉग के मुंह में स्लाइवा आने लगा फूड को देखकर. 3-4 डेज़ ऐसे ही चला. आफ्टर 3 और 4 डेज़ उन्होंने सिर्फ बेल बजाई लेकिन फूड को उसके सामने प्रेजेंट नहीं किया, तो भी डॉग के मुंह से स्लाइवा आया. क्यों? क्योंकि डॉग का जो बिहेवियर था वो कंडीशनड हो गया था बेल के साथ. तो जैसे उसके बिहेवियर को बेल के साथ कंडीशन कर लिया गया, तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम किसी भी कंडीशनिंग मेथड को अप्लाई करके गुड और बैड बिहेवियर को सीख सकते हैं. सेकेंड टेक्निक है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग. इसमें कहा गया था कि इफ़ द बिहेवियर इज़ फॉलोड बाय रिवॉर्ड, तो वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाता है. कि मीन्स अगर किसी पर्सन में हमने किसी बिहेवियर को, किसी गुड थिंग को, गुड नेचर को इंट्रोड्यूस करना है और अगर हम उसे रिवॉर्ड कर दें उसके एक काम के लिए, तो वो उसको मल्टीपल वे में करेगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल बिकम इट्स हैबिट. तो नेचर फॉर्मेशन की जा सकती है. थर्ड, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें कहा गया था कि लर्निंग इज़ ऑलवेज डन बाय इमिटेशन एंड रिवॉर्ड. इस एक्सपेरिमेंट में एक डॉल थी, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इज़ द नेम. तो उसमें 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को ये दिखाया गया कि उस डॉल को बहुत सारे बच्चे मार रहे हैं और उन बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है. तो उन बच्चों ने भी वही सेम बिहेवियर किया, क्योंकि उन्होंने उसको इमिटेट किया, नकल किया कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा. जो सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था उसको ये दिखाया गया कि जो बच्चे डॉल को मार रहे हैं उनको पनिशमेंट दी गई. तो सेकेंड ग्रुप को जब डॉल दी गई तो उन्होंने उस डॉल को बिल्कुल भी नहीं मारा, बिकॉज वो सीख गए थे कि अगर हमने इसको मारा तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी. तो इस मेथड के थ्रू ये कहा जाता है कि बिहेवियर एक सीखने की चीज़ है जो हम इमिटेशन से सीख सकते हैं. और इसमें एक टर्म आती है लर्निंग परफॉर्मिंग डिस्टिंक्शन. मीन्स लर्निंग में और परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है. अभी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट गेम्स देखते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, फाइटिंग सीखते हैं, उसमें गन्स को यूज़ करना सीखते हैं. तो धीरे धीरे बच्चों का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो वॉयलेंट होता जा रहा है. बट कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा ये सारे प्रोग्राम्स देखता है बट वो इन्हें परफॉर्म नहीं करता, which is a very wrong thing. So here we need to understand there is a difference between the learning and the time of performance. कि आप जो भी अपने बच्चे को दिखा रहे हो वो डेफिनेटली उसको लर्न कर रहा है, लेकिन वो उसको परफॉर्म अभी नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको लेटर स्टेज में, एडल्टहुड में, अपनी लाइफ में कहीं पे भी वो उस वायलेंस को, उस एंगर को परफॉर्म भी कर सकता है. तो बिहेवियरल मॉडल कहता है कि बच्चों के सामने अगर हम अच्छा बिहेवियर प्रेजेंट करें, हम उनको अच्छे रिवॉर्ड्स दें, तो उनका बिहेवियर बहुत नॉर्मल, नेचुरल और गुड हो सकता है. थर्ड मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल. कॉग्निटिव मॉडल इज़ रिलेटेड विद द लर्निंग पार्ट. कि कई बार क्या होता है कि हम अपने बारे में या किसी और के बारे में या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी कुछ इरेशनली एज्यूम कर लेते हैं, कुछ इनएक्यूरेट, गलत थिंकिंग बना लेते हैं किसी पर्सन के लिए, अपने लिए गलत सोच लेते हैं. तो उससे हमारा बिहेवियर अफेक्ट हो जाता है और हमारे अंदर कई तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. सेकेंड कॉग्निटिव मॉडल सेज कि कई बार हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं इलॉजिकल थॉट को. सपोज़ हमने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया
और हम एक बार उसमें हार गए तो हम क्या सोचते हैं कि वी आर नॉट गुड फॉर द गेम्स और हम गेम्स को छोड़ देते हैं। या कोई एक सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आ गए तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इंटेलिजेंसी ही नहीं है, हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, वी आर फ्लॉप एंड फेलियर। तो इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, ओवर जनरलाइज कर देना छोटी सी बात को, कि एक सिंगल छोटा सा मैटर हुआ और हमने उसको पूरी लाइफ पे जनरलाइज कर दिया, तो उससे भी हमारे बिहेवियर में फॉल्ट्स आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वी ड्रॉ broad negative conclusion on the base of very small events which we should not do. So today we have done psychodynamic model, behavioral model and cognitive model, and in the next video we will do humanistic existential model, socio-cultural model and diathesis stress model. Till then, have a good day.